सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इस लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता और पैसा कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ मुर्गी पालने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। ये सुनकर किसान खुश तो हुआ, लेकिन बोला कि भाई मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं क्या खाक मुर्गी के अंडे बेचूंगा। किसान की यह बात सुन उसका दोस्त बोला, भाई इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो। बाद में जब पैसे आ जाएं तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसकी ये बात सुनकर किसान राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने 5 से 6 मुर्गियां खरीद लीं। बाकी जो पैसे बचे उनसे मुर्गियों के लिए उसने दाना ले लिया। मुर्गी और दाना लेने के फौरन बाद वह घर की ओर रवाना हो गया। आखिर खेत पर भी तो जाना था। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियां ले आया हूं। इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना। कल से ये जितने भी अंडे देंगी उन्हें बेचकर थोड़ी कमाई हो जाया करेगी। पत्नी के बाहर आते ही वह मुर्गियां और दाने उसके हाथ में थमाकर खेत की ओर चला गया। दिन भर खेत पर काम करने के बाद जब किसान वापस लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी ने मैले कुचैले कपड़ों की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहने हुए थी। हाथों में सोने की चूड़ियां और गले में मोतियों का हार था। ये सब देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब क्या है, कैसे और कहाँ से आया ये सब। पत्नी मुस्कुरा कर बोली, बस यूं समझ लो ईश्वर की कृपा बरस चली है। किसान फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो गया। पत्नी बोली, आप जो मुर्गियां लाए थे उसमें से एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। ये सुनते ही किसान एकदम से उछल पड़ता है और कहता है, क्या सच कह रही हो। पत्नी कहती है, हाँ सच में, तभी तो ये सब आया, और पति के हाथ में रुपयों से भरी थैली थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश तो बहुत होता है, लेकिन तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए वह सुबह तड़के ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है। तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देख वह खुशी से फूला नहीं समाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह अंडे को हाथ में उठाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की यह बात सुनकर पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो क्या, एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन सकता है, लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना पड़ा है। पत्नी के इस तंज पर किसान कहता है, सोचो जब यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्यों न एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिए जाएं। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात जच जाती है। वह भागकर एक तेज धार वाला चाकू ले आती है। किसान पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी का पेट फटते ही मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता। ये देख किसान और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी मनुष्य को जितना है उतने में ही संतोष करना चाहिए। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। एक गरीब किसान का रुला देने वाली कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। 1 वर्ष उस गाँव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है।
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी ये जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह 2 गुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूं, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूं, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। वन दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में ये भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। ये सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मज ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हकालने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूं लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूं और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूं तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। वन दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहां पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहां पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ। इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। इमोशनल हिंदी कहानियन। ये सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा।
सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। ये दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें कई पाठ सीखने के लिए मिलते हैं। पहला पाठ, अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पाठ, कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी जरूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। तीसरा पाठ, जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।